This conference will now be recorded. जी, हम क्या पढ़ना शुरू किया है कि अगर एसेट आपका रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, अगर एसेट हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो, अगर एसेट हमारा रीवैल्यूएशन मॉडल पे हो और वो एसेट हम डिस्पोज कर दें, तो एक तो हम उसके डिस्पोजल की एंट्री पास करेंगे, एक तो हम क्या करेंगे, उसके डिस्पोजल की एंट्री पास करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, accumulated depreciation डेबिट, एसेट क्रेडिट। लेकिन यहां पर अमाउंट कौन सी आएगी? क्या यहां पर अमाउंट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आएगी? क्या यहां पर अमाउंट उसकी एक्चुअल कैरिंग अमाउंट आएगी? हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट आएगी? कौन सी अमाउंट आएगी? तो सुनिएगा जरा, यहां पर अमाउंट आएगी लास्ट फेयर वैल्यू, जो बिल्कुल लास्ट टाइम आपने एसेट को रीवैल्यू किया उस डेट की फेयर वैल्यू आएगी। और अगर आपने अपने एसेट को बेचने वाले दिन भी फेयर वैल्यू किया तो फिर उसको पहले रीवैल्यू करेंगे, बाद में डिस्पोजल की एंट्री पास करेंगे। लास्ट टाइम की फेयर वैल्यू और ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये कौन सी आएगी? सब्सीक्वेंट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, subsequent accumulated depreciation of last time fair value, last time revalue। मतलब क्योंकि उससे पहले वाली तो अल्लाह के बंदो हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स कर चुके होते हैं, वो तो खत्म हो चुकी होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक्स में पड़ी ही नहीं होती। ओके, बाकी सारा कुछ वही है कि कैश अगर है तो कैश डेबिट, जितना कैश जितने काम बेचेंगे, अगर एक्सचेंज होगा तो भी करेंगे। ठीक है, यानी फेयर वैल्यू जब आपने लास्ट टाइम रीवैल्यू किया ना, उससे पहले तो कई दफा रीवैल्यू किया, लास्ट टाइम रीवैल्यू, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन जितनी भी आएगी ये वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, ये तो एंट्री में इतना मसला नहीं था, अगर उस रीवैल्यूड एसेट का कोई रीवैल्यूएशन लॉस पड़ा हुआ है वर्किंग के अंदर, तो उसका कुछ भी नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन के अंदर जिस दिन एसेट बेचा उस दिन उसका कोई लॉस पड़ा हुआ है, तो हम उस लॉस का कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसका सरप्लस पड़ा हुआ है, तो जितना सरप्लस पड़ा होगा सारे का सारा रियलाइज हो जाएगा। मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हो जाएगा, रिटेन अर्निंग क्रेडिट हो जाएगा। वो जो ईयर बाय एनुअल बेसिस पे कर रहे थे ना, जो हम एनुअल बेसिस पे कर रहे थे, अब एनुअल बेसिस पे नहीं करना, क्योंकि अब तो एसेट ही खत्म हो गया। तो जितना सरप्लस पड़ा है सारे का सारा रिटेन अर्निंग को चार्ज कर देंगे। इसको कहते हैं कि सारे का सारा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पड़ा था उसको रियलाइज कर लेंगे, रिटेन अर्निंग में चार्ज कर देंगे। तो बेसिकली बात समझाने का ये मकसद था कि अगर लॉस पड़ा हो तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़ा होता है, तो उसका कुछ नहीं करेंगे जब रीवैल्यूड एसेट बेचेंगे। और अगर सरप्लस पड़ा हो तो उसी दिन सारे का सारा सरप्लस रिटेन अर्निंग को चार्ज कर देंगे। ये बात सबको समझ लग गई? तो फिर आगे चलें। चलें, तो आगे बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि आज तो मेन हमने डिस्क्लोजर पढ़ने हैं। हमारा मेन जो कंसर्न है वो डिस्क्लोजर्स के साथ है,
और डिस्क्लोजर के साथ साथ आपने लेजर्स खुद एक दफा पढ़ने हैं, फिर मैं बताऊंगा। कल क्लास की टाइमिंग मैं आपसे शेयर करूंगा कि हो सकता है क्लास की टाइमिंग थोड़ी हमें आगे पीछे करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर मैसेज नहीं आ जाएगा तो रूटीन टाइम पर क्लास होगी, और अगर मैसेज आ गया तो फिर टाइम थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। जवाद ने कहा है कि सर रीवैल्यू की के बाद वाली एंट्री अब्दुल मुईज का सवाल आया कि सर जी अगर ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन होगी, वो एंड पे मैं आपको ये बताऊंगा एक लेक्चर में। और जवाद असगर ने कहा क्या इसकी अलहदा एंट्री पास करेंगे? बेहतर है कि अलहदा एंट्री पास कर दो, क्योंकि 7 एंट्री में ऐसे मिक्स हो जाएगा। वैसे आप उस कंपाउंड एंट्री के डेबिट वाली चीज डेबिट में लिख दो और क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट में लिख सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। चलें, अब आ जाओ डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू IAS 16। डिस्क्लोजर्स ऑफ IAS 16। अब आपको कोई इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IAS 2 के अंदर आप लोगों ने डिस्क्लोजर मैंने आपको पढ़ाए थे, याद होगा आपको। IAS 2 के डिस्क्लोजर हमने सीखे थे और उसका प्रॉपर हमने क्वेश्चन भी किया था। ठीक होगी बात। और IAS 16 के डिस्क्लोजर्स के अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज वही मेजरमेंट बेस। मेजरमेंट बेस आपने बताना है कि आपका कॉस्ट मॉडल है या रीवैल्यूएशन मॉडल है। मेजरमेंट बेस से क्या मुराद है कि कंपनी कॉस्ट मॉडल पे, एसेट कॉस्ट मॉडल पे है या रीवैल्यूएशन मॉडल पे है। ठीक है ना, इसमें बताना क्या होता है, कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है कंपनी या रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है। कंपनी कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर रही है या कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर रही है। दूसरे नंबर पे मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन डिस्क्लोज करना जरूरी है। मेथड बताना है आपने, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जाहिर सी बात है, जब भी कोई चीज आपने देखना है तो ये दो डिस्क्लोजर तो आपको कम से कम पता होने चाहिए, तभी जाकर आप किसी भी कंपनी की वर्किंग चेक कर सकते हो कि ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे है या कॉस्ट मॉडल पे है, ताकि उसकी वर्किंग उस हिसाब से होगी। फिर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेक करना है, और हमारे सिलेबस में दोनों है। तीसरा डिस्क्लोजर है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताना या लाइफ ऑफ द एसेट्स। तीसरे नंबर पर हमने जो चीज डिस्क्लोज करनी होगी, अगर वो कहता है डिस्क्लोज, अच्छा डिस्क्लोजर्स को वो कह सकता है नोट्स टू द अकाउंट भी कह सकता है, नोट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आपने घबरा नहीं जाना, नोट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो चाहे वो डिस्क्लोजर्स कह दे, चाहे वो कह दे कि जी इनके ऊपर नोट बनाए, तो एक ही बात होगी। चौथे नंबर पे जो डिस्क्लोजर होगा वो होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग balances of
ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कहते हैं कॉस्ट को, नेट कैरिंग अमाउंट कहते हैं बुक वैल्यू को। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट एंड accumulated depreciation। मतलब क्या है भला? ब्रॉड ऑन और कैरिड ऑन बताना, इसका मतलब क्या है भला? ब्रॉड ऑन एंड कैरिड ऑन बताना। ओके की बात? पांचवा डिस्क्लोजर है जो हर हाल में आपने डिस्क्लोजर्स बनाने हैं, वो 5 है जो हर हाल में बनते ही बनते। फिर इसके कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो एडिशनल डिस्क्लोजर में क्या चीज बतानी है, और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। चलें जनाब, तो पांचवा डिस्क्लोजर है हमारा रिकंसिलिएशन बिटवीन, और कभी कभी ना ये सिर्फ पांचवा डिस्क्लोजर वो पूछ लेता है बस, रिकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ opening and closing balances of gross carrying amount and accumulated depreciation। मतलब ये है ऊपर वाला चौथा डिस्क्लोजर ही, और पेपर में भी चौथा डिस्क्लोजर बनाते हुए, चौथा और पांचवा डिस्क्लोजर बनाते हुए एक ही स्टेप होता है। आगे लिख लें इंक्लूड्स हाँ जी, तो इसमें क्या क्या चीज शामिल करनी है? एडिशन ड्यूरिंग द इयर्स बताना है रिकंसिलिएशन के अंदर, एडिशन ड्यूरिंग द इयर्स। पांचवें डिस्क्लोजर्स के अंदर आपने ये बताना है कि इस साल एसेट खरीदे कितने, डिस्पोजल ड्यूरिंग द इयर्स, आपने इस साल एसेट बेचे कितने। तीसरे नंबर पर इंपेयरमेंट लॉसेस, इंपेयरमेंट लॉसेस का क्या मतलब है कि अगर आपका कोई एसेट इंपेयर हुआ है तो उसका लॉस कितना आया है, इंपेयरमेंट लॉसेस। ओके होगी बात? चौथे नंबर पे एसेट्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बस वैसे लिख लें, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये आगे आएगा, आपने FR2 में जाकर पढ़ना है कि जो एसेट हेल्ड फॉर सेल हो, मतलब बेचने के लिए भी बेचना है ना अगले साल, तो उसको भी अलग किया जाता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे लिखने की हद तक लिख लो, हमारे सिलेबस में नहीं है। रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, तो ये 5 डिस्क्लोजर्स हैं
जो कि कंपल्सरी हैं, चाहे आपका एसेट कॉस्ट मॉडल पे है चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल पे है, ये 5 चीजें लाजमी बतानी। पेपर में बताते हुए आखिरी 2 डिस्क्लोजर्स एक ही फॉर्मेट में बताए जाते हैं, उसको मैं अभी आपको बता देता हूं। अभी ये 5 डिस्क्लोजर एक नजर दोबारा देखें। पहला डिस्क्लोजर क्या था? आपका एसेट कॉस्ट मॉडल पे है या रिवैल्यूएशन मॉडल पे है। दूसरा डिस्क्लोजर था आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बताना है कि WDV है या स्ट्रेट लाइन है। तीसरा डिस्क्लोजर है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या लाइफ बताना। चौथे डिस्क्लोजर के अंदर और 5वें डिस्क्लोजर के अंदर एक तो ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन बताना, और ड्यूरिंग द ईयर एडिशन, डिस्पोजल, इंपेयरमेंट और रिवैल्यूएशन हुई है तो ये भी बतानी है। ओके की बात। उसके बाद ये जो मैंने कहा है ना रिकंसिलिएशन, उसका एक फॉर्मेट है। वो रिकंसिलिएशन या फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल अलग से भी पूछ सकता है। ये आपका चौथा और 5वां डिस्क्लोजर इकट्ठा ही है जो अभी हम बना रहे हैं। पेपर में भी हमने ये दोनों इकट्ठे बना देने हैं। अगर वो अलग से डिस्क्लोजर पूछता है 2-4 नंबर के तो इस 5 लिख देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन देखकर बनवाता है तो पहले 3 डिस्क्लोजर्स के बाद चौथा डिस्क्लोजर हम कुछ इस तरह से देंगे। आ जाए जरा, यहां पर हम लिखेंगे एसेट्स, यहां पर लिखेंगे कॉस्ट। एसेट्स की जगह आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। एसेट्स की जगह आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कॉस्ट, सपोज दैट आपके पास एक एसेट है लैंड, एक है बिल्डिंग, एक है फर्नीचर, और यहां पर हम लिख लेंगे टोटल। पहले मैं लिखवाऊंगा और फिर मैं पूछूंगा कि ये चीज आपने किस तरह से पढ़ी हुई है। सबसे पहले आप लिखोगे ब्रॉड डाउन, बैलेंस एट 1/1/2019, या इसको लिख सकते हो 31 दिसंबर 2018, एक ही बात है। 1/1/2019 बैलेंस एट 1/1/2019 या 31 दिसंबर 18, या सिर्फ ब्रॉड डाउन लिख दो। तो जितना ब्रॉड डाउन लैंड का है लैंड के नीचे लिखेंगे, जितना बिल्डिंग का है बिल्डिंग के नीचे लिखेंगे, जितना फर्नीचर का है फर्नीचर के अंदर लिखेंगे, और उन सब को ऐड करके टोटल लिख देंगे। सबका मैंने पहले ब्रॉड डाउन लिख दिया। फिर हम लिखेंगे एडिशन। अगर 2019 के अंदर आपने कोई लैंड खरीदी है तो लिखेंगे, वरना नहीं। बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग लिख देंगे, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर लिख देंगे, और टोटल लिख देंगे। एडिशन मतलब जो एसेट खरीदेंगे उस एसेट के कॉलम में लिख देंगे। डिस्पोजल, फिर वही बात, अगर कोई एसेट बेचेंगे तो उसको यहां से माइनस कर देंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक ही एसेट बेचेंगे, अगर 3 बेचे हैं तो हर जो एसेट बेचेंगे उस एसेट के कॉलम में माइनस कर देंगे। ओके की बात।
इंटरेस्टिंग बात यह है, जो एसेट डेबिट होगा अपने उस कॉलम में प्लस होगा, और अगर कोई एसेट क्रेडिट होगा तो माइनस होगा। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर कोई एसेट डेबिट होगा तो प्लस, कोई एसेट क्रेडिट होगा तो माइनस। उसके बाद है रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। अब रीवैल्यूएशन की वजह से अगर आप चारों एंट्रीज अपने दिमाग में रखो, सबसे पहली एंट्री क्या पास होती है? accumulated depreciation to asset, accumulated depreciation to asset, जिसे हम कहते हैं elimination of accumulated depreciation। तो रिवैल्यूएशन की जगह सबसे पहले एलिमिनेशन की एंट्री पास करेंगे। जो एसेट आपका रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा, जो एसेट आपका रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा, अगर एसेट रिवैल्यू करोगे तो सबसे पहली एंट्री हम पास करते हैं accumulated depreciation to asset। तो ये वो एंट्री पास कर दी मैंने, अपने एसेट क्रेडिट कर दिए, और मैंने ये अज्यूम किया कि मेरा लैंड और बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल में है। ये बात समझ लग गई? वही मैं एंट्री बना रहा हूं। उसके बाद हमारे पास आता है या सरप्लस या लॉस। सरप्लस के केस में एसेट हमारा डेबिट हो रहा होता है, लॉस के केस में एसेट हमारा क्रेडिट हो रहा होता है। तो अगर हमें सरप्लस आएगा, सपोज दैट मैं कह देता हूं लैंड हमारी बढ़ गई और रीवैल्यूएशन लॉस के केस में सपोज दैट बिल्डिंग की वैल्यू कम कर देते हैं। एंड पे लिखना तो टोटल कॉलम में ही है जाकर, जो भी अमाउंट है। तो अगर सरप्लस से और टोटल अमाउंट लिखनी है जितने से हमारा एसेट डेबिट हो रहा है, एसेट डेबिट होगा तो प्लस, एसेट क्रेडिट होगा तो माइनस। अच्छा, हर कॉलम को देखो तो ये एक्चुअल में क्या चीज बना रहे हैं? हर कॉलम को गौर से देखो, ये क्या चीज पहले आपने इस तरह से बनाई हुई है? ये हर एसेट का लेजर बन रहा है। ये हर एसेट का अपना अपना लेजर बन रहा है, सिर्फ कॉलमर फॉर्म में बन रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे डेबिट होता है तो हम प्लस करते हैं, डेबिट साइड पर लिखते हैं। क्रेडिट होता है तो लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं, ये माइनस कर रहे हैं बस। ठीक है जनाब, तो ये चीज पहले तो हमने लिख ली, ब्रॉड डाउन, एडिशन, डिस्पोजल, और सरप्लस या लॉस में एलिमिनेशन भी लिखना है, और साथ सरप्लस या लॉस भी लिखना है। यहां तक बात ओके है या इस कोई चीज और डिस्कस करने वाली है? तो हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। आपको याद होगा कि इसके अलावा ऑलमोस्ट हमारा एसेट किसी भी फॉर्म में डेबिट या क्रेडिट नहीं होता। ये रिवैल्यूएशन लॉस है आप लोगों का, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है आप लोगों का। खत्म होगी बात। हम लिखेंगे बैलेंस एट 31 दिसंबर 2019। पूरे तीनों कॉलम को, हर एसेट के कॉलम को जहां पर प्लस हो रहा है प्लस कर देंगे, जहां पर माइनस हो रहा है माइनस कर देंगे, और सिर्फ एक लाइन से क्लोज करेंगे, डबल लाइन नहीं करेंगे, क्योंकि डबल लाइन का मतलब है बाद में इसका कुछ नहीं करना, लेकिन हमने इसका कुछ करना है अभी। पूरी एक लाइन भी लगा सकते हो। ये हमारे पास बन गया कॉस्ट का लेजर्स, ये हमारे पास बन गया कॉस्ट का लेजर। फिर मजीद हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही इसको चलाते हैं, accumulated depreciation।
हाँ जी जनाब, accumulated depreciation। डन होगी बात। accumulated depreciation का भी वही है, ब्रॉड डाउन लिखेंगे बैलेंस एट 31 दिसंबर 18 या 1119। लैंड क्योंकि डेप्रिशिएट नहीं होती, इसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग का ब्रॉड डाउन और टोटल ब्रॉड डाउन आ गया। फिर इसमें भी आपको याद हो के ना याद हो, एलिमिनेशन के अंदर accumulated depreciation एंट्री के अंदर आ रहा होता है। लैंड के अंदर तो डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं आना, क्योंकि वो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। एलिमिनेशन के अंदर हम पहली एंट्री पास करते हैं accumulated depreciation डेबिट एसेट क्रेडिट। आप मुझे ये बता दें कि ये एलिमिनेशन के केस में accumulated depreciation प्लस हो रही है या माइनस हो रही है? जी माइनस हो रही है, क्योंकि हम डेबिट कर रहे हैं। accumulated depreciation जब डेबिट करेंगे तो माइनस, और जब क्रेडिट करेंगे तो प्लस। जिधर भी आप देख लो, जब जब accumulated depreciation डेबिट होती है तो माइनस होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये हम चीज सीख चुके थे। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जब कॉस्ट और accumulated depreciation दोनों लिखते हैं तो उस वक्त ये हम साथ कॉस्ट को माइनस कर रहे होते थे और accumulated depreciation को प्लस कर रहे होते थे। एलिमिनेशन के बाद अगर कोई एसेट हम डिस्पोज करते हैं तो आपको याद होगा उसकी accumulated depreciation भी डेबिट होती है। तो याद है या नहीं? माइनस कर देंगे। जो एसेट हम डिस्पोज करेंगे उसकी accumulated depreciation भी माइनस कर देंगे। अगर कोई एसेट आपका इंपेयरमेंट हुई है ना, तो इंपेयरमेंट लॉस भी इधर ऐड करते हैं। इंपेयरमेंट लॉस, अगर कोई एसेट आपका इंपेयर हुआ है तो प्लस होगा, क्योंकि एंट्री पास होती है इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो हम क्योंकि accumulated का बना रहे हैं। डन होगी बात। उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इसकी एंट्री हमारी भला क्या पास होती है? डेप्रिसिएशन टू accumulated डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। मतलब ये तो सीधा सीधा हमारा डेप्रिसिएशन का लेजर बन रहा है। डन होगी बात, क्लियर होगी बात। अब आ जाओ इसका कैरी डाउन। बैलेंस एट 31 दिसंबर 19। एक लाइन लगानी है अभी, इसका भी टोटल प्लस माइनस करके इसका भी टोटल, तो ये सबका कैरी डाउन आ रहा है। सबूर ने कहा है, सबूर भाई नॉर्मली लैंड हमारा नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होता है। लीज पे हो तो लैंड में कुछ ना कुछ लिखते हैं, डेप्रिसिएशन आएगी, लेकिन अब हमारा ये एसेट नॉन डेप्रिशिएबल है तो इसलिए डेप्रिसिएशन का कॉलम खाली आएगा। जी जनाब, आपने देखा, जरा गौर फरमाएं, इसके अंदर ये बन लेजर ही रहे हैं, ये लेजर्स ही रहे हैं। ओके की बात। और मैं वैसे आपको रिवैल्यूएशन के केस में भी लेजर बनाना अब सिखाने की जरूरत नहीं है, इसको डेबिट क्रेडिट लिख दें, यही आपका लेजर बन जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगर रिवैल्यूएशन के केस में आपसे कोई लेजर पूछता है
तो ये आप बना लोगे। हाँ, सरप्लस का लेजर और रिटेन अर्निंग का लेजर तो बनवाना पड़ेगा, तो वो हम इंशाल्लाह बुध वाले दिन बनाएंगे, क्योंकि कल और परसों तो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, डिस्क्लोजर्स और नोट्स, और साथ हमने सीखने हैं इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट बनाने भी सीखने हैं, वैसे तो वो आपको आते हैं। उसके बाद अभी हमारा डिस्क्लोजर कंप्लीट नहीं हुए, उसके आपने लिखना है नेट कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट एट 1/1/2019 या 31 दिसंबर 2019। ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना है। ओपनिंग कॉस्ट में से, ओपनिंग कॉस्ट में से, ओपनिंग कॉस्ट में से ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके लिखना है। फिर लिखना है आपने नेट कैरिंग अमाउंट एट 31 दिसंबर 2019। क्लोजिंग कॉस्ट में से यानी क्लोजिंग बैलेंस में से क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख देंगे, तो वो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ये ऊपर आपके पास जो बैलेंसेस है ना, ये वाले, ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ये सारे इन ओपनिंग बैलेंसेस में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की ओपनिंग अमाउंट माइनस करके लिख देंगे, ठीक है। और क्लोजिंग में से क्लोजिंग माइनस करके लिख देंगे, तो हमारे पास नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। तो मेरे भाई ये हमारा है फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल, चौथा और पांचवा डिस्क्लोजर हमने इस फॉर्मेट में लिखना है। डन होगी बात। तो अभी डिस्क्लोजर पूरे नहीं हुए, अभी हमारे जो कंपल्सरी डिस्क्लोजर हैं, जो अगर वो डिस्क्लोजर करे तो एट लीस्ट ये वाले डिस्क्लोजर्स बनने ही बनने हैं। ओके होगी बात। चलें जी, उसके बाद अगर ये आपने लिख ली है सबने, तो अब आ जाएं एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर रीवैल्यूएशन। मतलब अगर कॉस्ट मॉडल है तो उसके यही डिस्क्लोजर हैं। सपोज दैट कोई एसेट कॉस्ट मॉडल पे होता है, कोई एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे होता है, तो जो कॉस्ट मॉडल के हैं ना वो तो हो गए पूरे, और रिवैल्यूएशन मॉडल में भी वो पांचों बनने ही बनने हैं। अब एडिशनल डिस्क्लोजर रीवैल्यूएशन के लिए कुछ और चीजें भी क्वेश्चन के अंदर बताना जरूरी है। उस डिस्क्लोजर्स को बनाने के बाद आपने रीवैल्यूएशन के अपने डिस्क्लोजर्स बताने हैं, यानी वो 5 बातें हैं इसकी भी, रीवैल्यूएशन की भी। तो सबसे पहली आपने बताना है इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, इफेक्टिव डेट ऑफ रीवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है भला, साथ कोई मतलब लिखना चाहता तो लिख ले कि आपका एसेट साल के शुरू में रीवैल्यू हो रहा है या साल के एंड पे रीवैल्यू हो रहा है। साल के शुरू में रीवैल्यू हो रहा है या साल के एंड पे रीवैल्यू हो रहा है। ओके होगी बात। दूसरी बात क्या बतानी है, दूसरी बात आपने बतानी है कि वेदर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व्ड।
कि जो जिस बंदे ने आपके एसेट को रीवैल्यू किया या जिसकी फेयर वैल्यू बताई, क्या वो इंडिपेंडेंट था? और उसका नाम भी बताना है। इंडिपेंडेंट रीवैल्यूअर का नाम भी बताना है, एक डेट बतानी है और उसका नाम भी बताना है। तीसरे नंबर पे which assumptions and methods are used for revaluation? वैसे ये डिस्क्लोजर लिखने की हद तक है, आज तक ना पेपर में ये आया नहीं है। वैसे ये है सिंपल सी बात है कि किस असम्पशन के तहत आपने कह दिया कि आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, क्या मार्केट के अंदर कोई चेंजिंग आई है सिग्निफिकेंट? कौन सा मेथड आपने इस्तेमाल किया रिवैल्यूएशन के लिए? और वैसे पेपर में आज तक सबसे ज्यादा डेट तो बतानी होती है, क्योंकि जब तक वो डेट नहीं बताएगा तो आप रिवैल्यूएशन कैसे करोगे? जब तक डेट नहीं बताएगा तो रिवैल्यूएशन कैसे करोगे? ठीक है, बोल रहे हैं। हाँ जी जनाब। इफेक्टिव डेट के बारे में, इफेक्टिव डेट का मतलब ये है मेरे भाई, इफेक्टिव डेट का मतलब ये है मेरे भाई कि साल के शुरू में रिवैल्यूएशन कर रहे हो या साल के एंड में कर रहे हो? साल के शुरू में रिवैल्यूएशन करोगे या साल के एंड पे रिवैल्यूएशन करोगे, दैट इज इफेक्टिव डेट। और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर इन्वॉल्व है या नहीं है, ये भी बताना है। और तीसरे नंबर पे बताना है कि कौन सी असम्पशन यूज कर रहे हो। ये हर क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। चौथे नंबर का और पांचवें नंबर का डिस्क्लोजर जरा गौर से सुनना है, लिख मैं रहा हूं, बताना आपने है, ये आपने पढ़ा हुआ है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, सॉरी एसेट, इफ एसेट या कंपनी लिख लो, इफ कंपनी नॉट यूज्ड रिवैल्यूएशन। मतलब क्या है कि आप कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री बताओ कि अगर कंपनी एज रिवैल्यू ना करती तो। ये कौन सी कैरिंग अमाउंट के बारे में बात कर रहा है? ये कौन सी, ये आप कर चुके होते हो, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। मतलब जिस डेट के आप डिस्क्लोजर बना रहे हो उस डेट के लिए एचसीए भी बताते हैं, और एचसीए का कॉलम सिर्फ इस पर्पस के लिए काम आता है, वरना इसके बगैर भी सवाल हो जाता है। ठीक होगी बात? आगे चले। पांचवा एंड लास्ट, रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन, amount of inventory, amount of revaluation surplus, amount of revaluation surplus, charge to retain earning during the year। ये मुझे बताएं कि ये किस चीज की बात हो रही है। ये जो पांचवा डिस्क्लोजर है,
ये किस चीज की बात हो रही है? जी जनाब, ये 5वां डिस्क्लोजर किस बात का जिक्र कर रहा है? किसी को नहीं पता चल रहा? एक्सेस डेप्रिसिएशन का, सरप्लस रियलाइजेशन का। ओके होगी बात? चलें जी, अभी भी डिस्क्लोजर कंप्लीट नहीं हुए। पहले डिस्क्लोजर कंपलसरी हैं ये वाले, अगर जो एसेट हमारा रिवैल्यूएशन मॉडल पे होगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी हैं, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आपने कल तक ये याद करने हैं। कल मैंने इसका क्वेश्चन करवाना है, और इस क्वेश्चन करवाने के साथ मैंने आपको फिर मजीद आगे जो डिस्क्लोजर रह गए हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर, वो कल इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। ठीक है जनाब, अभी सर जी सर सर ये आज की और कल की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? आज मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, कल शुरू की से रिकॉर्डिंग थोड़ा मैंने बेसमेंट। कल की रिकॉर्डिंग सेंड कर दी है, आपने शायद देखा नहीं है अभी तक। हाँ जी अहमद रजा भाई, होनी है क्लास, होनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।